हेलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि जो वेलोसिटी है v1 एंड v2 उनके बीच में एंगल कितना होगा, और आपको दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी और दिया है एक पार्टिकल है m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से u1 वेक्टर, वो है आपके पास √3 i कैप प्लस j कैप। दूसरा पार्टिकल है m2 जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पर है, जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। दोनों के मासेस में रिलेशन दिए हैं कि m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2, और कहा गया है कि ये कोलाइड करते हैं और आफ्टर द कोलिजन जो है इसकी वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल की वो v1 वेक्टर हो जाती है i कैप प्लस √3 j कैप, और इसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। और कोलिजन के बारे में क्या कोई है इंफॉर्मेशन, कोलिजन पार्टिकल इज एट रेस्ट, कोलिजन रिस्पेक्टिवली दिस नहीं। तो अब देखिए कि कोलिजन कैसा भी टाइप का हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम के लिए हम हमेशा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा दैट p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p फाइनल वेक्टर ऑफ सिस्टम। इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। तो बस आप रख दीजिए यहाँ पे, तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो यहां से आप निकाल लीजिए v2 वेक्टर की वैल्यू, और v2 वेक्टर यदि आपसे निकल गया तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से थीटा आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दो बॉडीज हैं सेम मास की और सेम स्पीड से मूव कर रही हैं डिफरेंट प्लेन में। तो मैंने मान लिया कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लेट्स से कहीं है u1 वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी कहीं और हो सकती है, वो u2 वेक्टर के बराबर है। अब कहा गया है कि ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं, ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है, और आफ्टर कोलिजन की बात करें ये दोनों एक ही पार्टिकल की तरह मूव करते हैं। कॉमन वेलोसिटी vc वेक्टर से मैंने मान लिया ये जा रहे होंगे। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन कंडीशन है। हमें बताना ये है कि यदि इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटीज के बीच में कितना एंगल है, और एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये मूव करते हैं विद अ फाइनल स्पीड विच इज हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड। इनके मैग्नीट्यूड जो इनिशियल स्पीड्स के थे बेटा वो बराबर थे, ये u है, ये भी u है, और क्वेश्चन में कहा है कि ये फाइनली जो है ये अपनी स्पीड के आधे मैग्नीट्यूड से भागते हैं। तो हमें इन दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल बताना है। तो कोलिजन कैसा भी हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं इनके केस में। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास m1 u1 वेक्टर, मास तो सेम ही है, प्लस m u2 वेक्टर इज इक्वल टू m प्लस m2m vc वेक्टर। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप m से m हटा देंगे, m गया, तो आपको मिलता है u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स vc वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है वेक्टर में इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यदि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है तो इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होंगे। तो मैग्नीट्यूड यदि बराबर है तो मैं इनका स्क्वायर भी कर सकता हूं, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे दैट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू vc स्क्वायर। अब क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड जो है आपस में बराबर हैं तो मैं लिखूंगा इसको u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू u स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से 4 से 4 गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, आपको मिलता है यहाँ से u स्क्वायर माइनस में बाय 2u स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी जो है u i कैप है,
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, पहली बात तो ये है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यदि होता है तो इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के पूरे सिस्टम की। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर प्लस जो है हाफ इंटू 3m इंटू जीरो पे है वो, रेस्ट पे है जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपसे कहा गया है कि विद इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ v j कैप आफ्टर कोलिजन v इज गिवन बाय, तो मैंने मान लिया पहले जो पार्टिकल है क्वेश्चन में दिया है वो v से जाता है, तो आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m इंटू वी डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया, मैंने मान लिया कि जो पार्टिकल जिसका मास m है वो v स्पीड से जाता है, दिया भी है क्वेश्चन में, और जो 3m मास का पार्टिकल है वो v डैश स्पीड से जाता है। दूसरी कंडीशन इसमें ये लगाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल सिस्टम में m जो है वो u i कैप से जा रहा था, 3m जो है वो रेस्ट पे था, इज इक्वल टू m1 जो है वो v j कैप वेलोसिटी से जाता है m मास का पार्टिकल, और जो 3m मास का पार्टिकल है वो v डैश वेक्टर वेलोसिटी से जाता है। तो यहाँ से आप v डैश वेक्टर आप निकाल लेंगे, v डैश वेक्टर आपको मिल जाएगा, वो रख देंगे यहाँ पे, और आपको आंसर मिल जाएगा कि v और u में क्या रिलेशन है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं और एक के पास जो है वो वेलोसिटी है u और दूसरे के पास वेलोसिटी है u i कैप, u by 2 i कैप और u by 2 j कैप। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है इनका कोलिजन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है E की वैल्यू है 0 के बराबर, तो आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस में कोलिजन में एनर्जी लॉस कितना होगा। तो ये बिफोर कोलिजन जो है हमारे पास कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन आप देखेंगे, आफ्टर कोलिजन तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड जो है वो v2 के बराबर हो जाती है, और v1 मान लेते हैं, और इसकी स्पीड जो है वो हो जाती है v2 के बराबर। अब हम जानते हैं क्योंकि कोलिजन जो है वो इस लाइन के अलोंग हो रहा है, ये है आपकी बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही फोर्स लगते हैं। यदि लाइन ऑफ इम्पैक्ट की परपेंडिकुलर की बात करें, इस लाइन की बात करें, तो इस लाइन के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगा। इसका मतलब u by 2 जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, वही कंपोनेंट अभी भी रहेगा इस पार्टिकल के पास। इस पार्टिकल के पास अभी भी u by 2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी v1 मान ली, इस डायरेक्शन वेलोसिटी v2 मान ली। अब हमें कहा गया है कि कोलिजन जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो हम कह सकते हैं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप लगा लीजिए E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये, तो इसके अलोंग जो है सेपरेशन हो रहा है बेटा v2 माइनस v1 से, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच जो है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है u माइनस u by 2, जगह u माइनस u by 2 इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए कंडीशन लग जाएगी, आपको v2 और v1 में रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज v2 इज इक्वल टू v1, v2 इज इक्वल टू v1 मिल गया। अब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ से मास जो है दोनों के सेम है m इंटू यू बाई 2, एक्स डायरेक्शन में लगाइए, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस m इंटू यू बाई 2, m इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आपको मिल जाएंगी इनकी फाइनल स्पीड्स मिल जाएंगी, और फाइनल स्पीड से आप क्या करेंगे, आप इनकी एनर्जी में चेंज निकाल देंगे। तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है, पूरे सिस्टम की इनिशियल माइनस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो फाइनल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको हीट जो है वो मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे याद रखना कि बेटा ये जो इसकी वेलोसिटीज हैं आपकी, इसकी नेट वेलोसिटीज आपको निकालनी होगी। इसकी नेट वेलोसिटी निकाल के तब एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी नेट स्पीड से निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक को ऊपर से फेंका, एक को नीचे से फेंका। आपको बताना है कि जब वो परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलाइड हो जाते हैं तो नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो एक हमारे पास पार्टिकल है जो ऊपर है, जिसको रिलीज किया गया रेस्ट से, हाइट h से,
और एक पार्टिकल जो है इसको फेंका गया है अंडर रूट ऑफ 2gh स्पीड से। देखिए इसमें करना क्या है, तो पहले तो हम रिलेटिव मोशन लगाकर हम बता सकते हैं कि कितने समय के बाद ये टकराएंगे। कैसे पता लगाएंगे, इसका मोशन इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा आपको डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी, अंडर रूट ऑफ 2gh। ये टाइम के बाद ये दोनों कोलाइड होते हैं, ये दोनों कोलाइड होंगे तो हम बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट होगा कोलिजन का, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट आप निकाल लीजिए कि कहां पर वो कोलाइड करेंगे। और कोलिजन से जस्ट पहले जो है आप इनकी वेलोसिटीज निकाल लीजिए। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगा सकते हैं कि बिफोर कोलिजन यदि वेलोसिटीज इनकी v1 v2 हैं और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है v के बराबर, लेट्स से vc हो जाती है, कॉमन वेलोसिटी vc, तो आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए हाइट h डैश पर है, इस h डैश हाइट पर ये जो कंबाइंड मास है ये vc स्पीड से जा रहा है ऊपर या नीचे देख लेंगे, और वहां से नीचे आने में कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक पार्टिकल है यहाँ पर, दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर, और ये दोनों टकराते हैं यहाँ पर, ऑरिजिन पर दोनों टकराते हैं, उसके बाद ये दोनों कंबाइन होके एक नया पार्टिकल बन जाते हैं और ये इस डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन में जाते हैं। आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई आपको करना इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि ये पार्टिकल है, इसका मास जो है m है, इसका मास भी m है, ये जो नया पार्टिकल बना है इसका मास है 2m। अब इसके जो वेलोसिटीज के आप दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए वेलोसिटी के, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लीजिए, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है vc, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, इनिशियल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम in x direction is equals to final linear momentum of system in x direction, and similarly for y direction भी आप ये लगाएंगे, p initial of system in y direction is equal to p final of system in y direction। पहले सिस्टम में ये दोनों थे, अब ये दोनों जो है मिलके एक हो जाते हैं, तो सिस्टम में पहले दो आपको मोमेंटम लिखने होंगे, और फाइनल की बात करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल होगा 2m मास का, जिसका आपको मोमेंटम लिखना होगा। तो ये आसान है, कर लेंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक पार्टिकल है जिसको ऊपर फेंका है 200 मीटर पर सेकंड से, ये है हमारे पास पार्टिकल, इसको 200 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। किसी हाइट पर जाके इसकी वेलोसिटी जो है डेफिनेटली चेंज हो चुकी होगी। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी है ये हो जाती है v1 के बराबर, इसकी वेलोसिटी हो जाती है। अब ये दो इक्वल पार्ट्स में फट जाता है, ये h 490 मीटर दे रखा है, अब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब हम जानते हैं दो टुकड़े जब होंगे तो एक टुकड़ा जो है वो ऊपर जाएगा और दूसरा टुकड़ा जो है वो नीचे आएगा, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे। तो एक टुकड़ा आप मान लीजिए ऊपर जाता है v2 स्पीड से, और दूसरा टुकड़ा जो है वो नीचे आता है v3 स्पीड से। इसका मास यदि m है तो इसका मास आधा आधा हो जाएगा m/2। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं कि कोलिजन से जस्ट पहले, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले मोमेंटम और एक्सप्लोजन के बाद में टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो मैं लिखूंगा m × v1 ऊपर की तरफ इज इक्वल टू m/2 v2 प्लस m/2 माइनस v3। इस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन। तो आपका आंसर जो है मिल जाएगा। आप फिर उससे कहा गया है आपसे कि कितने समय के बाद जो है वो जो पार्ट है वो हिट करता है ग्राउंड को। तो अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन चुका है कि यहाँ से इसकी स्पीड v3 है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ब्लॉक है, इसको फेंका जाता है और ये इस स्प्रिंग को L डिस्टेंस तक कंप्रेस कर देता है। यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कहूं तो मैक्सिमम कंप्रेशन की वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है 12kL² के बराबर। अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मोमेंटम इस पूरी जर्नी में इसका कितना होगा। तो देखिए भाई, हम जानते हैं कि यहां पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यहां पर होगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर लगेगा। तो ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है बेटा,
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब वापस ये रिबाउंड होगा ब्लॉक, वापस ये रिबाउंड होगा ब्लॉक, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे मिल जाएगा आपको हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं p²/2m लिख रहा हूं, p²/2m लिख रहा हूं क्योंकि हमें मोमेंटम ही पूछा है अल्टीमेटली। सो मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, हाफ नीचे लगाई दिया। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम मोमेंटम कब हो सकता है, और वो होगा कब, जब ये वापस लौट रहा होगा। जितनी इसने एनर्जी इसने स्टोर करवाई है स्प्रिंग में, उतनी ही एनर्जी पूरी इसको वापस मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और उसी इंस्टेंट पर इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक बॉम्ब है और पहले रेस्ट पे था, अब ये फट जाता है, दो पीस हो जाते हैं इसके, एक 4 kg का और एक 12 kg का, 4 kg का और एक 12 kg का। अब हम जानते हैं कि ये फटा है तो इसका मोमेंटम 0 है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी एक इधर होगी और इसकी वेलोसिटी इधर होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो एक्सप्लोजन से पहले लीनियर मोमेंटम कितना है, 0 इज इक्वल्स टू, एक्सप्लोजन के बाद लीनियर मोमेंटम ये आएगा आपके पास 4 इंटू -v2 प्लस 12 इंटू v1, और आप इसको बराबर 0 कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम 0 है पूरे सिस्टम का, बाद में सिस्टम का मोमेंटम ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमें स्पीड निकल जाएगी तो हम काइनेटिक एनर्जीज भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक बैलिस्टिक पेंडुलम है जो स्पीड ऑफ बुलेट्स को कैलकुलेट करने के काम आता है। ये बुलेट इसमें एंटर होता है और ये ब्लॉक और ये बुलेट दोनों ही कंबाइंड सिस्टम की तरह ये ऊपर जाते हैं और h हाइट तक ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। ये कुछ एंगल यहाँ पे होता है और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वर्टिकल वो h के बराबर होती है। आपसे पूछा गया है कि क्या निकालना है, कि इनिशियल स्पीड बतानी है बुलेट की यदि वो h हाइट तक जाते हैं, तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। तो पहले हम ये कहेंगे कि बुलेट जब इस ब्लॉक में घुसता है, घुसने से पहले और घुसने के बाद में पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। कैसे भाई, ये बुलेट है, ये बुलेट इस ब्लॉक में घुसने वाला है, मान लीजिए इसकी स्पीड u है, ये रेस्ट पे है, ये बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ चुके हैं, इनकी कुछ कॉमन स्पीड होगी, लेट्स से v के बराबर कहते थे। तो मैं यहां और यहां इन दोनों सिचुएशंस के बीच में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं, बिकॉज on the whole system there is no external force in the horizontal direction, so horizontal direction में linear momentum conserve रहेगा। small m into u plus 0, ये इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम स्मॉल m प्लस कैपिटल M, एक हो गए दोनों, इंटू v इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपको v मिल जाएगा, दैट इज स्मॉल m u अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपके पास कॉमन वेलोसिटी है इस पूरे सिस्टम की। अब ये पूरा सिस्टम ऊपर जाता है h हाइट तक। अब हम यहाँ इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आई थिंक अब आप कर सकते हैं इसको कि k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल आपको लगाना है और आपको आंसर जो है मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बार कर चुके हैं पेंडुलम वाले सवाल में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस पे कहा है कि पार्टिकल जो है वो इलास्टिकली e की वैल्यू 1 यहां से पकड़ी, दूसरे पार्टिकल से विद वेलोसिटी v आफ्टर कोलिजन ये हाफ वेलोसिटी से मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो एक पार्टिकल है जिसका मास है m, नहीं पता है, मास नहीं पता है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है लेट्स से v, ये जो है रेस्ट पे है, दूसरा पार्टिकल मास इसका नहीं पता है, ये पार्टिकल जो है सेम डायरेक्शन में आधी वेलोसिटी से जाता है, तो आपको बताना है कि ये किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, और ये कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। तो आप इसमें कंडीशन लगाइए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये आएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश माइनस v बाई 2, v डैश माइनस v बाई 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज v माइनस 0। तो यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ से v डैश इज इक्वल टू 3v बाय 2। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक पार्टिकल जो है वो एक दूसरे स्टेशनरी पार्टिकल को इलास्टिकली हिट करता है विद वेलोसिटी v और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब रेडियस r। अच्छा ठीक,
तो क्वेश्चन में कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल एक ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्यूब, मतलब क्या है कि एक पाइप है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है उसको बिछा दिया है और इसमें दो पार्टिकल रखे हुए हैं। एक पार्टिकल जो है जिसका नाम है, इसका मास जो है m है, इसका जो मास है वो 2m है। काश इनके नाम भी होते। अब क्या होता है कि m मास का जो पार्टिकल है वो v स्पीड से इससे टकराता है और कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। ये v स्पीड से टकराया इसको। अब जब ये टकराएगा तो इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, इसकी स्पीड जो है वो 0 से बढ़ जाएगी और ये दोनों जो है मूव करने लगेंगे और दोनों मूव कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है ये कितने समय के बाद वापस से टकराएंगे। तो पहले आप क्या कर सकते हैं कि इस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आप इसको मान सकते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है, एक m मास का पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, एक 2m मास के पार्टिकल से लड़ जा रहा है और ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन ये है कि ये पार्टिकल की स्पीड मान लिया v1 हो जाती है और ये जो 2m मास का पार्टिकल है इसकी स्पीड हो जाती है v2। इसमें आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा दीजिए तो आपको मिलेगा यहां से m इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। इक्वेशन नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन v2 माइनस v1 अपॉन v माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ओप्स, v2 माइनस v1 अपॉन v माइनस 0 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से v2 और v1 मिल जाएगा, v2 और v1 मिल जाएगा। तो क्या मतलब है इस बात का कि हमारे पास ये सर्कुलर ट्यूब है और सर्कुलर ट्यूब में हमारे जो दो पार्टिकल्स हैं ए v1 से जाता है और ये जो 2m मास का पार्टिकल है ये v2 से जाता है। ठीक बात, वो आप देख लेंगे, कोई यदि नेगेटिव भी आता है तो इसका मतलब ये वापस जा रहा है ना। तो देख सकते हैं, मान लीजिए इसको v1 मान लीजिए उधर आया इधर आया, आप जैसे भी बता दीजिए। अब आपसे पूछा गया है कि ये कितने समय के बाद ये टकराएंगे, कितने समय के बाद ये वापस यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये जो हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रैक पर, इस पर्टिकुलर ट्रैक पर ये अप्रोच कर रहे हैं और ये इसके रिलेटिव यदि 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो ये इससे टकरा जाएगा, या इसके रिलेटिव ये 2πr चल लेता है तो ये टकरा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2πr जो हमारे पास ये सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आप देखिए तो आपको मिलेगा ये v2 माइनस v1 का मॉड। तो ये टाइम लगेगा आपको इन दोनों के अगेन कोलिजन में इतना समय लगेगा। और यदि ये स्पीड सेम डायरेक्शन में, तब की बात कर रहा हूं, यदि मान लीजिए ये जो स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, मान लीजिए m की स्पीड आती है इस डायरेक्शन में v1 और 2m की जो है स्पीड आती है इस डायरेक्शन में v2। तो इस वाले केस में यदि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आती है, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला आएगा t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो यदि ऐसे जा रहे हैं तो ये, और ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे टाइम जो है दोबारा मीट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है इम्पल्स होता है आपका, इम्पल्स होता है इंटीग्रल ऑफ f dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब इंटीग्रल f dt का मतलब है कि एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, आपको इम्पल्स मिल जाएगा 4 सेकंड तक। यहां से लेके यहां तक आपको इम्पल्स निकालना है तो यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक बुलेट जो है 10 ग्राम उसका वजन है और वो 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक 10 किलो के ब्लॉक को टकराता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो बताना है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक कितना होगा। सिंपल सवाल, एक स्मूथ सरफेस, एक ब्लॉक, 10 किलो मास, एक छोटू बुलेट की स्पीड जो है वो 800 मीटर पर सेकंड है और 10 ग्राम जो है इसका वजन है। अब क्या होता है कि ये टकराता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो अब ये साथ साथ चलेंगे। ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये बुलेट इसके अंदर आ जाएगा
और इसका वजन 10 kg और 10 ग्राम हो जाएगा और ये कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये आफ्टर कोलिजन कंडीशन है, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करना है, तो आपको करना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻³ ये मास है इसका इंटू 800 प्लस 10 kg इंटू 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 ग्राम दैट इज ऑलमोस्ट 10 kg इंटू कॉमन वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपको कॉमन वेलोसिटी की जो वैल्यू है मिल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है ओरिजिनली एट रेस्ट। यूरेनियम न्यूक्लियस जिसका मास नंबर जो है वो 238 है, विच इज एट रेस्ट। अब ये सवाल जो है हो सकता है किसी को मुश्किल लगते हो, लेकिन है नहीं। बताऊंगा कैसे कि रेस्ट पे था। अब ये फटता है और अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलता है विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्सप्लोड होता है और यहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल का मास नंबर, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब इसमें 4 जो है इसका मास नंबर है, अल्फा का मास नंबर 4। ये निकलता है विद स्पीड v, और ये जो हमारे पास रिमेनिंग न्यूक्लियस होगा x 234, तो इसकी हमें बतानी है रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या जो है वही जो टोटल है वही कहलाता है मास नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है उसका कंबाइंड मास को ही का जो टोटल नंबर है उसी को कहते हैं मास नंबर। तो इसमें 238 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी 238 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हैं। अब 4 इसमें न्यूक्लियॉन्स निकल गए तो बचे कितने, 234। तो पहले तो यहाँ पे हमें मास कंजर्वेशन की बात यहाँ पे बिठानी है कि ये है, यहाँ पर अल्फा निकल गया तो बचा कितना, 234 वाला कोई न्यूक्लियस बचा होगा। पहले रेस्ट पे था तो इसका कोई ऊपर इसकी फोर्स नहीं है एक्सप्लोजन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। सो आई कैन से दैट 238 जो इसका मास नंबर है, मान लीजिए कि 238 इंटू इसका मास है 238, कोई कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर, नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, इनटू इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की बात करें तो मास इसका 234 है, 234 और इनटू इसकी वेलोसिटी है -vr प्लस अल्फा का मास है 4 इनटू इसकी वेलोसिटी है v। अब यहां पे ध्यान रखिए कि मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ऐसी बिल्कुल भी कैजुअल मिस्टेक ना करें कि माइनस नहीं लगाया। वेक्टर क्वांटिटी है, इज्जत दें थोड़ी क्वांटिटीज को, डायरेक्शन के साथ उनको डिफाइन करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आंसर यहां से, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि कोलिजन में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, और हम बात करें कि नॉर्मल कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई खेल नहीं होता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, और वो कहां जाता है, हीट की फॉर्म में जाता है, और जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट जो हैं उनको डिफॉर्म करने में जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 2 ब्लॉक हैं, चिपके हुए हैं, v नॉट वेलोसिटी इसको दी है, मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन के दौरान दोनों की स्पीड जो है वो कॉमन रही होगी। तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि इनिशियल सिचुएशन है, इसको वेलोसिटी v नॉट दिया है, और एट द इंस्टेंट व्हेन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम एलोंगेटेड, तो इनके पास कॉमन वेलोसिटी रही होगी vc और vc। तो आप पहले लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो आएगा आपके पास m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू v नॉट इज इक्वल टू, दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी है तो m1 प्लस m2 इंटू vc, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू m1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है तो हाफ के x मैक्स का स्क्वायर भी हमें लिखना होगा। इनिशियली स्ट्रेच नहीं थी स्प्रिंग, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, लेकिन बाद में स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेटेड हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब जो है मैक्सिमम, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी। ये बात याद रखें कि जब मैक्सिमम एलोंगेशन आता है
और ये मैक्सिमम कंप्रेशन आता है, तो दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी होती है। तो सिंपल लॉजिक है, अब ये डिस्कस करने का समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि इंडियन बुग्गी अ वुडन प्लेट इज फिक्स्ड ऑन द रियर ऑन द विच। ठीक है, बग्गी का मास है 200 किलो, भाग रही है 10 की स्पीड से, एक ओवरटेक करती है एक 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर। The boy sits on the wooden plate. If the mass of the boy is 25 kg, then what will be the new velocity of the buggy? तो ये हमारे पास एक बग्गी है, ये बग्गी है बस, है ना, बग्गी बी। इसका मास है 200 kg। यहाँ एक प्लेट लगी है, चल रही है बग्गी, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर एन आवर। अब क्वेश्चन में कहा है कि बग्गी जो है इट ओवरटेक्स अ स्कूल बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो 4 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, यहाँ पे एस्थेटिक्स पे नहीं जाएगा कि बॉय यहाँ पे है तो कैसे ओवरटेक कर लिया, बस है यहाँ पे 4 किलोमीटर आवर से जा रहा है और ये बग्गी पे बैठ जाता है। बग्गी पे बैठ जाता है और इसके जो कांटेक्ट है वो जमीन से हट जाता है। मतलब ये है कि बग्गी पे बैठते ही ये बग्गी का हो गया है, ये बग्गी का हो गया है और बग्गी की स्पीड जो है वो अचानक से चेंज हो जाती है, बिकॉज एकदम से इस पे पहाड़ रख दिया तो बग्गी का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है। तो बिफोर हम कह सकते हैं कि बिफोर कंडीशन ये है और आफ्टर कंडीशन हम दिखा सकते हैं कि आफ्टर कंडीशन ये है कि ये बग्गी जो है इस पे बैठ चुका है ये 25 kg का बॉय और इसकी जो कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है कुछ vc के बराबर। तो इसमें सिंपल हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्स किसी भी पूरे सिस्टम पर नहीं है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं। तो आपको मिलेगा यहां से 25 × 4 प्लस 200 × 10 इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया 225 इंटू कॉमन वेलोसिटी। तो यहां से आप कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि बॉल जो है वो 2 मीटर की हाइट से गिरती है और 1.5 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक चली जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। तो एक सिंपल रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि यदि एक बॉल h हाइट से गिरती है तो उसकी स्पीड जमीन पर गिरने से जस्ट पहले हो जाती है √2gh। और यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी वॉल से टकराता है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो कोलिजन के जस्ट बाद इसकी स्पीड जो है हो जाती है E टाइम्स √2gh। अब हमारे लिए सवाल क्या हो चुका है कि पहले आप स्पीड निकाल लीजिए कि कितनी स्पीड से ये गिरेगा, गिरने के बाद कितनी स्पीड से उठेगा और उठने के बाद ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। बिकॉज E जो है वो <1 होता है, तो ये स्पीड इससे कम है, इसका मतलब ये जो हाइट नहीं गेन करेगा दैट विल बी <h। मान लिया हमने कि यहाँ पे ये h डैश हाइट तक जाता है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला जानते हैं, काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कुछ भी कर लो, सबसे आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट हाइट का ही फॉर्मूला पता हो कि E² h के बराबर होता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है u स्पीड से एट एन एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। अब वो हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल E, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द प्रोजेक्टाइल मेक्स अ सेकंड कोलिजन विद द फील्ड। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि यदि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है और यदि कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसका जो रेंज है, वो रेंज हम क्या लिखते हैं u² sin 2θ/g। अब sin 2θ को मैं 2 sin θ cos θ भी लिख सकता हूं, तो यहां से इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2u² sin θ cos θ/g। अब जो u² है इसको मैं u × u लिख सकता हूं, तो मैं रेंज का फॉर्मूला लिख सकता हूं 2 times u sin θ × u cos θ/g। अब बेटा u sin θ क्या है, इस स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट है कि नहीं। ये क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, uy है। और u cos θ क्या है, u cos θ इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी। तो और g क्या है, g इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विच इज इन द बाय डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका ये मैग्नीट्यूड है। तो मैं इस रेंज के फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रेंज इज इक्वल टू 2 times ux
यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई। अब ये फॉर्मूला काम तब आता है जब हमको वेलोसिटी जो है वो कंपोनेंट की फॉर्म में दी गई हो। जैसे आपको दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 5i कैप प्लस 5j कैप, फाइंड द रेंज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जब हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है कंपोनेंट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इस सवाल में हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड से u स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ये जाता है ऐसे, यहां टकराता है और टकराने के बाद फिर से जो है वो प्रोजेक्टाइल करता है ऐसे। तो आपसे पूछा गया है कि यहां से पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द प्रोजेक्टाइल मेक्स इट्स सेकंड कोलिजन। तो ये आपका फर्स्ट कोलिजन हुआ, ये आपका सेकंड कोलिजन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले आप ये देखिए बेटा कि u को मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, कितना होगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा। और हम जानते हैं कि जब ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आएगा, जब ये पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आएगा तो इसकी स्पीड रहती है सेम, इसकी स्पीड रहती है सेम। तो मैं कह सकता हूं कि बिफोर कोलिजन यदि हम बात करें तो इस हमारे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, हमारे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो नीचे की डायरेक्शन में रही होगी u sin थीटा। ये u cos थीटा, u sin थीटा ऊपर है, ये u sin थीटा नीचे हो जाती है जस्ट बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो है वो रहती है u cos थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ ये बॉल जो है ऐसे कोलाइड कर रही है बेटा। तो मैं यदि लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात करूं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स हो जाती है यदि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी वॉल है। यदि स्टेशनरी वॉल से कोई ऑब्जेक्ट टकराता है, मान लीजिए स्टेशनरी वॉल है ये, इससे यदि कोई u स्पीड से टकराता है तो इसकी स्पीड टकराने के बाद हो जाती है e टाइम्स u। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो यदि u sin थीटा से टकराता है इस दीवार से, इस जमीन से, तो इसकी स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन हो जाएगी, जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसकी स्पीड हो जाएगी e टाइम्स u sin थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लॉजिक ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और न्यूटन का पहला नियम है कि फोर्स नहीं तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं, इसका मतलब सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो u cos थीटा अभी भी इसके पास रिटेन रहेगा। ओके सर, तो बेटा मेरे पास y कंपोनेंट है, मेरे पास x कंपोनेंट है, तो क्या मैं यहां से लेके यहां तक की रेंज नहीं निकाल सकता? मैं r2 को लिख सकता हूं, r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स u cos थीटा इंटू e टाइम्स u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास हो गया यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r2, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आप r1 निकाल ही सकते हैं, 2 टाइम्स u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब इन दोनों को ऐड कर देना, r1 है ही आपके पास, r2 आएगा आपके पास, तो आंसर आपको मिल जाएगा r1 प्लस r2 के बराबर। ठीक है।